बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। वैसे तो हर ऑडियो लॉग में हम पाकिस्तान के हवाले से बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो माजी में हो चुका है ऑपरेशन रिजीम चेंज, इसके हवाले से डिटेल में बात करूंगा और री एनालाइज करूंगा तमाम तरह इवेंट्स को। और इसमें हम एनालाइज करेंगे इमरान खान की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, कि इमरान खान के फैसले कैसे थे, कहाँ पर गलती हुई, कैसे गलती हुई, इमरान खान का परसेप्शन क्या था और रियलिटी क्या थी, इमरान खान ने किस परसेप्शन की बेसिस के ऊपर फैसले किए और फिर रियलिटी क्या थी। ये मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं कोई इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं कि परसेप्शन आपका क्या होता है और रियलिटी क्या होती है, और फिर परसेप्शन और रियलिटी में जब फर्क होता है और क्लैश होता है तो रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आते। मैं ये पॉइंट क्लेरिफाई करना चाहता हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग होते हैं कि परसेप्शन ये होता है मैं इससे शादी करके खुश रहूंगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, और रियलिटी में जब शादी होती है तो उनकी अपनी शादी की एक अलग रियलिटी होती है जो आपके परसेप्शन से मैच नहीं कर रही होती है, और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट अनॉयड बाय दिस। सो ये इसीलिए फॉर एग्जांपल हिटलर था, तो हिटलर का परसेप्शन सोवियत यूनियन के बारे में ये था कि सोवियत यूनियन ताकतवर है, लेकिन अगर हम सही डिसाइसिवली करें तो सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकते हैं। तो उन्होंने किया भी। इनिशियली जब बारबारोसा लॉन्च हुआ तो सोवियत यूनियन को बहुत पीछे धकेल दिया, उनकी सारी की सारी स्टैंडिंग आर्मी तबाह कर दी थी, जो डिप्लॉयड थी फ्रंट के ऊपर वो सारी की सारी उखाड़ के रख दी थी जर्मन ने। लेकिन हिटलर ने जो अंडर एस्टिमेट किया कि सोवियत यूनियन की रिजर्व जो पीछे बैठी हुई थी फौज, उसको काफी अंडर एस्टिमेट किया और ये सोच लिया कि ये अभी किसी काम के नहीं है। एक हद तक हिटलर की जो ये सोच थी वो बड़ी रीजनेबल थी, क्योंकि स्टालिन मॉस्को छोड़कर भागना चाहता था। अक्टूबर के दौरान, अक्टूबर के टाइम के ऊपर स्टालिन मॉस्को छोड़कर जाना चाहता था और वो पीछे साइबेरिया की तरफ भागना चाहता था। लेकिन मसला तब हुआ जब मॉस्को फॉल नहीं हुआ, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टालिन ने अपने रिजर्व्स डिप्लॉय करना शुरू किया, और रिजर्व्स बहुत ज्यादा थे सोवियत यूनियन के पास। और फिर जब हिटलर के साथ लड़ाई हुई तो रिजर्व्स की वजह से सोवियत यूनियन ज्यादा भारी पड़ गया हिटलर के ऊपर। सो ये आपको समझ में आता है कि हिटलर का परसेप्शन कहां पर था और रियलिटी कहां पर थी, और जिसकी वजह से उसने पूरी की पूरी जंग हार दी। सो इसी तरह से हम इमरान खान के परसेप्शन और रियलिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान का परसेप्शन ये था, जो प्रीमिसेस थी इमरान खान की थॉट की, कि पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत वगैरह एग्जिस्ट करती है और ये लोग अपने मुल्क के लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और जब अवाम निकलकर सामने आ जाएगी, अवाम का मैसेज इतना पावरफुल होगा, इतना कन्विंसिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट सिस्टम, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पावर्स, या हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है या आर्मी है, इनके जहनों को हाथ लगेगा और ये अपनी सारी के सारे परसेप्शन को मतलब चेंज करेंगे और इमरान खान के साथ किसी ना किसी लेवल के ऊपर डील करके इलेक्शन करवा देंगे। बट टू टोटल डिसरिगार्ड ऑफ इमरान खान परसेप्शन, इमरान खान के परसेप्शन के बिल्कुल एंटी में बात यह हुई कि इन लोगों ने टिरनी करना शुरू कर दी, जुल्म करना शुरू कर दिया और लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हमला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देना बंद कर दिया, और मीडिया ने यह दिखाना बंद कर दिया कि लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और मीडिया ने अच्छी अच्छी बातें कर दी, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वगैरह थे वो सारे अपनी आंखें बंद कर दी, क्योंकि वो सप्रेस करना चाहते थे लोगों को। सो इमरान खान का परसेप्शन था कि ये लोग समझ जाएंगे और फिर ये इस तरह के हथकंडे नहीं होंगे। लेकिन टू कॉन्ट्ररी, इमरान खान बिलीव, इन लोगों ने वायलेंस करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर यह समझ में आता है कि ये सब कुछ इमरान खान के बिहेवियर, इमरान खान की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में हुआ। ठीक है, हर ऑपरेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके मतलब एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट में हो जाती है, लेकिन आपने उसको मैनेज कैसे करना होता है। यहाँ पर जो इमरान खान का फंडामेंटल फ्लॉ हुआ, जो बड़ी बुनियादी मिस्टेक हुई, इमरान खान ने इनको एक होमोजीनियस एंटिटी समझा कि ये सब लोग है ना इकट्ठे हैं। मतलब इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग अपने दुश्मन के बारे में बिल्कुल सही नहीं थी। यहाँ पर आपको भी ये हिटलर के फेस से भी पता चलता है कि अपने दुश्मन के बारे में यानी सोवियत यूनियन के बारे में हिटलर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी। सो इसे हमें पता चलता है कि एस्टिमेशन ऑफ यूर एनिमी मस्ट बी परफेक्ट। आपके दुश्मन की जो एस्टिमेशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इमरान खान ने सोच लिया कि ये सब के सब इकट्ठे हैं और ये सब कुछ यूनाइटेड है, लेकिन सब के सब इकट्ठे नहीं है। यहाँ पर भी इमरान खान की बड़ी गलती थी, और इन सब के इंटरेस्ट अलग अलग है। सो ये भी एनालिसिस करना इमरान खान के लिए काफी मुश्किल हो गया। इमरान खान ने यहाँ पर अगर इनको तोड़ना था तो सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू इमरान खान कर सकता था इनके लिए, और जो इमरान खान इनको मतलब ना रगड़ा लगा सकता था और पीडीएम को डेंट डाल सकता था, ये जो है पाकिस्तान आर्मी को डेंट डाल सकता था, जो इमरान खान सबसे बड़ा डेंट डाल सकता था, और जिसमें इसको लोगों को डिप्लॉय भी ना करना पड़ता, मतलब लोगों का प्रोटेस्ट भी ना करना पड़ता, वो ये कर सकता था कि इमरान खान जैसे ही फौज ने इमरान खान को बिट्रे किया और इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म कर दी, इमरान खान गुस्से में आ गया और 25 मई के दौरान जाकर मतलब है ना पूरे मुल्क के अंदर जलसे वलसे की, और जो हुआ क्लेश इस्लामाबाद के अंदर वो हमारे सामने। इमरान खान ये सब कुछ ना करता, इमरान खान सीधा जाता लंदन नवाज शरीफ के पास और उसे कहता कि मेरे 120 MNAs हैं असेंबली के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के
तरीके से की जाती है। वहां पर लंदन जाता, नवाज शरीफ के पास, उसे कहता मेरे इस वक्त भी 120 एमएनएज हैं और पार्टी के अंदर नून लीग के पास भी इतने एमएनएज हैं, आओ मैं तुम्हारे सारे केसेस माफ करवाता हूं, आओ दोबारा पाकिस्तान के वजीर आजम बनो। नवाज शरीफ को ये कहता, और तब ये जो इनका इंटरेस्ट है ना, ये बिल्कुल डैमेज हो जाता, क्योंकि अब इमरान खान वो कर रहा था जो कभी इस्टेब्लिशमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि इमरान खान नवाज शरीफ के साथ समझौता नहीं करता, और इसीलिए इस बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा मतलब है ना बेनिफिट ले रही है, फायदा ले रही है। अगर इमरान खान उस टाइम पर उठकर नवाज शरीफ को ये ऑफर कर देता, तो नवाज शरीफ अच्छे तरीके से ये जानता था अगर 120 एमएनएज पीटीआई के मिल गए और कुछ एमएनएज जो हैं ये नून लीग के, ये आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट लाने में कामयाब हो जाती है, और गवर्नमेंट वो भी ऐसी जो नवाज शरीफ के केसेस माफ कर देती है, तो शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने जो गेम डाली हुई थी जनरल बाजवा के साथ मिलकर, वो सारी की सारी गेम फ्लॉप हो जाती, क्योंकि नवाज शरीफ के इंटरेस्ट शहबाज शरीफ के इंटरेस्ट को सूट नहीं करते, और नवाज शरीफ के इंटरेस्ट आर्मी के इंटरेस्ट को सूट नहीं करते, और नवाज शरीफ के इंटरेस्ट पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट को सूट नहीं करते। सो अगर इमरान खान इस लाइन को एनालाइज करके अपना प्लान ऑफ एक्शन या अटैक प्लान करता, तो इमरान खान ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकता था पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्लेवरनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही। इमरान खान ने पब्लिक को मोबिलाइज किया, अपना पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग नहीं दिखाई। सो ये आपको समझना चाहिए कि पब्लिक का प्रेशर अपना होता है, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग अपनी जगह पे होती है। आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करके अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते, और ये एस्टेब्लिशमेंट के दांत खट्टे कर देता अगर इमरान खान नवाज शरीफ के साथ डील कर लेता, और नवाज शरीफ को कहता मैं तुम्हारे केसेस माफ कराऊं, आओ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। और अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनता, तो नवाज शरीफ इमरान खान से भी ज्यादा बड़ा एंटी आर्मी है, और नवाज शरीफ ने फौज को दिन में तारे दिखा देने थे, और ये इतना बड़ा एंटी अलायंस बन जाता फौज के खिलाफ कि फौज की नींदें उड़ जाती। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पीपल्स पार्टी के डिजाइन को और आर्मी के डिजाइन को आप बगैर पब्लिक प्रेशर के नवाज शरीफ के साथ डील करके भी स्ट्राइक कर सकते थे। लेकिन ये एनालिसिस करना किसको है? ये एनालिसिस पार्टी के अंदर एक विंग होते हैं, जो थिंकर्स के विंग होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है। मगर मसला ये था कि इमरान खान ने ये नहीं किया, और इमरान खान अपने मतलब गुस्से में था, अपने जिद में था, क्योंकि ही वाज बिट्रेड, और जब कोई बंदा बिट्रेड होता है तो वो इमोशनली कॉम्प्रोमाइज होता है, और वो बड़े सख्त और जज्बाती फैसले करता है। जो इमरान खान ने सीरीज ऑफ जज्बाती फैसले किए, हालांकि इमरान खान कॉशियस भी था, इतने भी जज्बाती फैसले इमरान खान ने नहीं किए। सो यहाँ पर आप देखें कि आप किस तरह से पूरी की पूरे एस्टेब्लिशमेंट के प्लान को फेल कर सकते थे विद सिंपल फ्यू पॉलिटिकल मूव्स, और जो पीटीआई ने नहीं किए। सो इसे ये पता चलता है कि जब भी आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड होते हैं ना, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं। इसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी के साथ। अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आइडियोलॉजी को थोड़ा सा पीछे रखा करो। मैं यहाँ पर आपको एक और मिसाल बताता हूँ सेकंड वर्ल्ड वॉर की। सेकंड वर्ल्ड वॉर की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का एक अजीब ही एपिसोड था, जिसमें पॉलिटिक्स हो रही थी, इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही थी, वॉर हो रही थी, और ग्लोबल लेवल की वॉर हो रही थी। सो इसके अंदर हमें सीखने को, ह्यूमन बिहेवियर को देखने को, ह्यूमन पोटेंशियल को देखने को बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ना और पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसमें आप देखें, हिटलर चाहता, जैसे मतलब हिटलर पूरी यूरोप को, वेस्ट यूरोप को जीत चुका था, फ्रांस को जीत चुका था, तो हिटलर ज्यादा ताकतवर था, और बर्तानिया की कोई हैसियत नहीं थी हिटलर के सामने। अब हिटलर उस टाइम पर चाहता तो सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला सकता था। जापान कह रहा था हिटलर को कि सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिलाओ, और सोवियत यूनियन ने भी हिटलर को पैगाम दिया था कि हमारे साथ मिल जाओ, हम भी तुम्हारा साथ देंगे, और बर्तानिया को रगड़े लगाते हैं। सो हिटलर तो ये भी कह सकता था सोवियत यूनियन के साथ, सो हिटलर तो अच्छा ताल्लुकात बना सकता। अगर सोवियत यूनियन और हिटलर साथ हो जाते, और जापान साथ हो जाए, और जापान भी साथ हो जाता इनके, तो ये इतना बड़ा पावरफुल अलायंस बन जाता, ना बर्तानिया बचता ना अमेरिका बचता। इतना पावरफुल अलायंस था, बर्तानिया और अमेरिका दोनों की छुट्टी कर देता ये पावरफुल अलायंस, और अमेरिका के पास इतने ट्रूप्स भी नहीं होते जितना मतलब ये पावरफुल हो जाते। लेकिन क्या था कि हिटलर की आइडियोलॉजी सोवियत यूनियन के साथ नफरत पे थी, और सोवियत यूनियन के अंदर जूस थे, उनसे नफरत पे थी, और उन वहां के बोल्शेविक रेवोल्यूशनरीज के साथ हिटलर की ज्यादा से ज्यादा नफरत थी। सो हिटलर ने अपनी स्ट्रेटेजी को कॉम्प्रोमाइज किया और अपनी आइडियोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया। मतलब उसकी आइडियोलॉजी दी कि सोवियत यूनियन को खत्म होना चाहिए, जो कि बाद में अमेरिका की भी आइडियोलॉजी यही चाहिए। सो देखें आप, दोनों के इंटरेस्ट, हिटलर के और अमेरिका के इंटरेस्ट इन द लॉन्ग रन सेम ही थे, लेकिन फिर भी बीच में वो आपस में लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आपस में लड़ रहे थे। सो जब सोवियत यूनियन को मारना था, तो उसने वो जो बर्तानिया था उसको भी जाने दिया, और ये जो था आपका ये अमेरिका, इसको भी जाने दिया। इन दोनों को ऊपर इसने कुछ नजर नहीं रखी, और इसने जाकर डायरेक्ट हमला कर दिया सोवियत यूनियन के ऊपर। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि आइडियोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया हिटलर ने, और
और स्ट्रेटेजी को कॉम्प्रोमाइज किया। अगर सोवियत यूनियन के साथ मिल जाता तो अमेरिका और बर्तानिया की छुट्टी कर सकता था और लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। सो यहाँ पर आप देखें कि हिटलर ना चाहते हुए भी तारीख ऐसे डिसाइसिव पॉइंट के ऊपर आ गया था कि वो जिसे चाहता, अगर चाहता तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकता था, अगर चाहता तो लिबरलिज्म को खत्म कर सकता था। सो हिटलर इतना पावरफुल बन चुका था, बट समहाउ उसने बड़ी गलत चॉइसेस ली, अपनी आइडियोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया, स्ट्रेटेजी को नहीं। सो यहाँ पर भी इमरान खान ने क्या किया कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया। करप्शन करप्शन करप्शन, नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा नहीं बैठूंगा नहीं बैठूंगा, नॉनसेंस। सो इससे यह हुआ कि इमरान खान ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया और अपने लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त पैदा किया और अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ले आया। अगर इमरान खान पॉलिटिकल मैन्यूवर करता तो पीडीएम को तोड़ देता, फौज को तोड़ देता। बहुत सारे मतलब फौजी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इमरान खान समझौता नहीं कर रहा था। सो इमरान खान के बिहेवियर को फौजियों ने बड़े आसानी से प्रिडिक्ट किया हुआ था, ये नवाज शरीफ के साथ भी नहीं बैठेगा, ये आसिफ के साथ भी नहीं बैठेगा, ये सिर्फ अवाम लेकर आएगा। और फिर फौजियों ने अवाम को गोलियों से मार दिया। सो फौजियों ने इमरान खान के बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और फिर फौजियों ने वो काम किया जो करना था। हालांकि इस काम में भी, ये जो फौजियों ने काम किया, इस काम में भी इन्होंने आइन को तोड़ा है, इन्होंने मुल्क के अंदर जमहूरियत को तबाह कर दिया, मुल्क की अदालतें तबाह कर दी, मुल्क की पुलिस जो ट्रस्ट था आर्मी के ऊपर लोगों का, वो सारा तबाह कर दिया। सो इस बैटल में भी फौजियों ने भी बहुत कुछ खोया है, ये एक अलग टॉपिक है डिस्कशन के लिए। लेकिन हमें विक्ट्री चाहिए थी, इजी विक्ट्री, और हमें ये पीडीएम का अलायंस तोड़ना था। तो नवाज शरीफ के साथ डील करके हम वहां पर तोड़ सकते थे। सो वो एक पॉइंट था जहां पर इमरान खान ने एक मेजर ब्लंडर किया। ये ब्लंडर्स मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि आपकी जब डिसीजन मेकिंग हो, जब आप अपने माजी से सीख जाते हैं तो फ्यूचर में आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटाइज करें। सो इसीलिए जब आप नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आएंगे तो आपको समझना चाहिए कि आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। अब आपने स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटाइज करना है कि आपने पहले सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी करनी है, ये जजेस है इनको खिसकाना है, उसके बाद मीडिया की सफाई करनी है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की सफाई करनी है, और उसके बाद आपने अल्टरनेटिव वर्जन्स बनाने हैं फौज के जो आपके पावरफुल हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की ठीक करनी है, अपने आपको फाइनेंशियली मजबूत करना है, उसके बाद आप मिलिट्री को वैसे ही वाइप आउट कर देंगे। सो ये वो स्ट्रेटेजी है जो इमरान खान को ब्रॉड बेसिस के ऊपर लेनी होगी। अब इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपको एक्सटर्नल एनिमीज नहीं चाहिए, जो बाहर के मुल्क हैं वो दुश्मन नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनिमीज आपके पास बहुत ज्यादा है। यानी बाहर के तमाम मुल्कों के साथ आपको झुककर चलना पड़ेगा फॉर 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको झुककर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वक्त एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर दुश्मन अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको इंटरनल फ्रंट के ऊपर बहुत ज्यादा मसाइल है। उसके बाद आपको पास एक पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। सो ये पीटीआई का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, पैसे इनके पास हो जाएंगे, और ऐसी बिजनेस के लिए इलीट होनी चाहिए जो पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। आपने वो बिजनेस इलीट भी प्रमोट करने, वो लोग भी प्रमोट करने जो आपको पैसे दें। उसके बाद जुडिशरी आपको साथ समझौते में होनी चाहिए। सो जुडिशरी के अंदर भी इंपीचमेंट करके आपको अपने बंदे लाने। मीडिया के वो सेक्शन जो आपके खिलाफ है उनको खत्म करना है। ये मीडिया की आजादी वगैरह वगैरह ये सारा कुछ तमाशा है। मीडिया हर दौर में प्रोपेगेंडा करता आ रहा है। मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था जब ये फ्रांस का इनकलाब हुआ था, तब भी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, सेकंड में भी प्रोपेगेंडा किया, वियतनाम वॉर में भी प्रोपेगेंडा किया, इराक वॉर के दौरान भी प्रोपेगेंडा किया, ये जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1992 तब भी प्रोपेगेंडा किया, वॉर ऑन टेरर में भी प्रोपेगेंडा किया। सो मीडिया कोई सच का देवता पुजारी नहीं है, मीडिया का काम है सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, और जो ताकतवर होगा मीडिया उसी के लिए प्रोपेगेंडा करेगा। सो ये मीडिया की मतलब नेचर है। इसी तरह से आपने मीडिया के भी सफाई करनी है, फिर पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और एक नई फोर्सेस बनानी है, उसके बाद जाकर आपने आर्मी को लेना है। लेकिन इस सारे प्रोसेस को करने के लिए आप पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज नहीं कर सकते। सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सामने कितने चैलेंजेस है, आप बिट बाय बिट इनको कैसे हल कर सकते हैं। सो ये वो स्ट्रेटेजी है जो आपको चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम बदलने के लिए। बाकी अगर आप सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर बदलना चाहते हैं या पब्लिक प्रेशर के ऊपर बदलना चाहते हैं, तो आपने देख लिया कि पब्लिक प्रेशर और आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर या मोरालिटी के बेसिस के ऊपर आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। सिस्टम बदलने के लिए आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको की ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, की ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, प्लानिंग चाहिए, मेथड चाहिए और कॉम्प्रोमाइज चाहिए। जो आपने करना है ये वो आर्ट है जो आप मास्टर करने के बाद आप अच्छे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। बाकी स्पीचेस से और पब्लिक प्रेशर से आप नहीं हासिल कर सकते। ये एक लेसन है जो हमने लर्न किया है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।